हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। दोस्तों, आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में संपन्न हुई G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो अभी हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। अब इस बैठक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भूमि और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। भारत की तरफ से बात करें तो इसका प्रतिनिधित्व किए हैं केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अब चलिए सबसे पहले हम G20 के बारे में देख लेते हैं। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 को। कुल सदस्य देश है इसमें 20 और उद्देश्य इसका है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणाली बद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। और इन 20 देशों में एक इंडिया भी है, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, भाषा है वहां की अरबी, सरकार है इस्लामिक पूर्ण राजशाही। तो खादिम अल हरामीन है शरीफ एन शाह सलमान, युवराज है वहां के शहजादा मोहम्मद और इसको मान्यता मिली 20 मई 1927 को और यहाँ की करेंसी है रियाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मौसा त्रोरे का निधन हो गया, वे कौन थे। तो अभी हाल ही में ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है मौसा त्रोरे। ये माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। तो चलिए हम पहले माली गणराज्य के बारे में देख लेते हैं। तो माली गणराज्य की कैपिटल है बमाको, राजभाषा है फ्रांसीसी क्योंकि यहाँ पर पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाबकार, प्रधानमंत्री हैं मोडिबो सिडीबी और इसको फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी 22 सितंबर 1960 को और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस अभी हाल ही में कितने सितंबर को मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके बारे में अगर हम बताएं तो रोगियों की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल WHO द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी और प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अब चलिए हम WHO के बारे में देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एड्रेनाम गब्रियेसस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस अर्थात संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में टाइटन कंपनी ने SBI के साथ मिलकर के यह पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। अब हम बात करते हैं इस घड़ी के बारे में। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए कस्टमर बिना पिन कोड इंटर किए 2000 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। यह घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी। टाइटन की स्थापना हुई थी 1984 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं N मुरुगनमन। अब देख लेते हैं SBI को। तो SBI की स्थापना हुई थी 1806 कोलकाता में। पहले इसे बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कॉरपोरेट सेंटर मैडम कामा रोड, मुंबई। इसके प्रमुख है रजनीश कुमार और ये एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कपिला वात्स्यायन का देहांत हो गया, वे कौन थी। तो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं
यही हैं कपिला वात्स्यायन, इनका भी हाल ही में देहांत हो गया। ये प्रसिद्ध लेखक एवं शास्त्रीय नृत्य की पारंगत थी, जिसके लिए इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में निम्न सदन अर्थात लोकसभा में सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। तो अभी हाल ही में लोकसभा में सांसदों के 1 वर्ष का वेतन जो है वो लगभग 30% तक उनके वेतन में कटौती की जाएगी और इस विधेयक को भी हाल ही में लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है। अगर बात करें तो ये जो विधेयक है, ये जो सैलरी में कटौती है, ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी। अब आपको बता दूं कि कोई भी बिल अगर उसे कानून का जामा पहनाना है, कानूनी जामा पहनाना है, उसे कानून बनाना है, तो उसे पहले दोनों सदनों में बहुमत के साथ पास कराना आवश्यक होता है। जब दोनों सदनों में वो पास हो जाता है तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून बन जाता है और वो विधेयक जो होता है पारित हो जाता है। चलिए हम आपको भारत की जो लोकसभा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। तो दुनिया के जो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुए थे। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैंडिडेट शब्द जो है, जो हम कहते हैं कि ये किस पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो वो शब्द जो लैटिन भाषा के कैंडिडेटस से लिया गया है। देश के 5 सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में चांदनी चौक दिल्ली 10.59 वर्ग किलोमीटर, कोलकाता उत्तर पश्चिम 13.23 वर्ग किलोमीटर, मुंबई दक्षिण 13.73 किलोमीटर, मुंबई दक्षिण मध्य 18.31 वर्ग किलोमीटर और दिल्ली सदर 28.09 वर्ग किलोमीटर है। ये 5 जो हैं वो लोकसभा के सबसे छोटे क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र। देश में कुल 1593 राजनीतिक दल हैं, जिनमें से जो 53 है वो क्षेत्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं और 1534 अन्य पंजीकृत दल हैं जो अलग अलग राज्यों में कार्यरत हैं। पहले लोकसभा का जो पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था और पहली लोकसभा जिसका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 मई 1956 तक चला था, उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये पूछा जाता है कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जीवी मावलंकर हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 सदस्य सीधे राज्यों और संघीय राज्यों से चुनकर आते हैं। 2 सदस्य का चयन भारत का राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से किया जाता है। आमतौर पर सदन में बैठक का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्न और उत्तरों का होता है, इसलिए उसे प्रश्नकाल भी कहा जाता है। इतना आप लोग कम से कम लोकसभा से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस कैरेबियन देश ने अपने आप को कॉमनवेल्थ नेशंस की सूची से बाहर करने का फैसला किया है। तो अभी हाल ही में बारबाडोस ने खुद को कॉमनवेल्थ नेशंस की सूची से बाहर करने का फैसला किया है। दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे देश जहां पर कभी ना कभी अंग्रेजों ने शासन किया हो, उन्हें कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं और उन्हीं के मध्य कॉमनवेल्थ गेम्स आप नाम सुने हैं वो खेला जाता है। तो अभी हाल ही में बारबाडोस ने इस कॉमनवेल्थ नेशंस की सूची से खुद को बाहर करने का फैसला किया है। अगर वो इसे बाहर कर लेता है तो जो वो महारानी, जिसके साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है कि बारबाडोस की महारानी कौन है, तो वो महारानी एलिजाबेथ को भी इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो वहाँ पे बस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ही शासन होगा। तो हम पहले बारबाडोस के बारे में देख लेते हैं। तो कैपिटल है वहाँ के ब्रिजटाउन, और अभी मैंने बोला कि अगर वो खुद को कॉमनवेल्थ नेशंस से अलग कर लेता है तो ये महारानी वाला जो पदवी है ये ख़त्म हो जाएगी। गवर्नर जनरल क्लिफोर्ड हस्बैंड्स हैं, प्रधानमंत्री हैं मिया एमोर मोटली और करेंसी है बारबेडियन डॉलर। यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं आप देख सकते हैं, आपको भी देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है हिंदी तथा भोजपुरी और ये कैरेबियन देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की भेल BHEL ने किस देश की कंपनी स्विस रैपिड एजी के साथ मैगलेव ट्रेनों के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में
स्विट्जरलैंड के साथ भेल ने स्विस रैपिड एजी के साथ मैगलेव ट्रेनों के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले भेल के बारे में देख लेते हैं। BHEL, इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। इसके संस्थापक है भारत सरकार। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। और ये किन किन चीज़ों का उत्पादन करता है वहाँ पे बता देते हैं। गैस तथा भाप की टरबाइन, बॉयलर, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक इंजन, जनरेटर, स्विच गियर्स और सेंसर, ताप विनियामक, ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। और यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, यह आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें भेल के पूरे नाम की तो इसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब देख लेते हैं स्विट्जरलैंड को। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। सबसे बड़ा नगर है यहाँ का ज्यूरिक। और यहाँ जो है संघीय राज्य संसदीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र है। संघीय चांसलर हैं कोरिना कासानोवा। स्थापना दिवस स्विट्जरलैंड अपना मनाता है 1 अगस्त 1291 को स्थापना हुआ था, इसलिए हर साल 1 अगस्त को वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। पुनर्गठन हुआ था 7 अगस्त 1815 को। और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा में सभापति M वेंकैया नायडू। इन्होंने ये अभी चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 की लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 की एक लिस्ट जारी की जिसमें भारत 116वीं पोजीशन में है। आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत कुल 174 देशों में सर्वे किया गया, जिसमें सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है हांगकांग और तीसरे नंबर पर है जापान। और भारत इन 174 देशों की सूची में 116वें स्थान पर है। तो काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। अब विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कुल सदस्य देश हैं 189। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। CEO हैं अंशुला कांत। और एक मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और नेपाल द्वारा विवादास्पद मानचित्र प्रदर्शित करने के बाद किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वर्चुअल बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया है। तो अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और नेपाल द्वारा विवादास्पद मानचित्र प्रदर्शन के बाद इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। बात करें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तो वो हैं अजीत डोभाल। अब हम पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित राज्य है। अब नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं KP ओली। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अभी हाल ही कुछ समय से ये KP ओली भारत के खिलाफ काफ़ी विवादास्पद बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा खटास देखने को मिली है। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। अभी हाल ही में नेपाल की बात करें तो उसने भारत के नैनीताल पर भी अपना हक दिखाया है कि नैनीताल जो वो पहले नेपाल का था तो उसे नैनीताल अब चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले भारत का लिपू लेक और काला पानी पे अपना हक दिखाया, उसके बाद अब ये नैनीताल पे भी अपना हक दिखा रहा है। अब संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 को। हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो और इसकी आधिकारिक भाषा है चीनी एवं रूसी।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। तो चलिए हम पहले उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 10, लोकसभा में कुल सीटें 20, कुल जिले हैं यहाँ 30। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्य है इसके पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी, और इन्हें ही अभी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। यहाँ पे देखिएगा गलती से इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत रहा है 54th पोजीशन पे, 54वें स्थान पे। यह रैंकिंग जो है नाइट फ्रैंक ने जारी की है, जिसमें सिर्फ शीर्ष पर है तुर्की, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर है लिथुआनिया। भारत इस लिस्ट में 54वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में पोषण सरकार कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पोषण सरकार कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो नवजात शिशु हैं उनके पोषक तत्वों से रिलेटेड, जो पोषक भोजन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दोस्तों भारत में कुपोषण की क्या हालत है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो पिछले 5 वर्षों के विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि अपने सर्वाधिक निसहाय नागरिकों को उनकी बाल आयु के वर्षों में पर्याप्त पोषण सुनिश्चित कर सकने में भारत देश विफल रहा है। अर्थात पोषण के मामले में भारत एकदम फिसड्डी है। भारत लंबे समय से विश्व में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों का देश बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ा रीजन यहाँ की जनसंख्या भी है। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पे है, इसलिए यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो कुपोषण के परसेंटेज की बात करें और संख्या की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अन्य देशों से अगर परसेंटेज में कम भी हो सकता है, लेकिन संख्या में ज़्यादा है। हालांकि कुपोषण के स्तर को कम करने के लिए कुछ प्रगति हुई है। अभी हाल ही में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों का अनुपात वर्ष 2005-06 में 48% से घटकर 2015-16 में 38.4, लगभग 9 कुछ प्रतिशत की कमी हुई है। इस अवधि में अल्प वजन के शिकार बच्चों का प्रतिशत भी 42.5% से घटकर 35.7% हो गया। मतलब सुधार हो रहा है, फिर भी अभी भारत जो है कुपोषित देशों की लिस्ट में टॉप पर है। साथ ही शिशुओं में रक्ताल्पता एनीमिया की स्थिति 69.5% से घटकर 58.5% रह गई है, किंतु इसे अत्यंत सीमित प्रगति ही मान सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों का देश का मतलब ये नहीं कि सबसे अधिक परसेंटेज हो। जनसंख्या अधिक है इसलिए इसको सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का देश माना जाता है। पाकिस्तान में इससे भी खराब हालत है। कुपोषण की समस्या को दूर करने के कुछ उपाय हैं। महिला सशक्तिकरण एवं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, सरकारी तंत्र का लोगों की ओर सकारात्मक विचार, भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करना और रासायनिक उर्वरकों की जगह कंपोस्ट या दूसरे उर्वरक का प्रयोग करके, जैसे गोबर की खाद हुई या कूड़े कचरे का जो कंपोस्ट खाद हुआ, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं रासायनिक उर्वरकों की जगह, क्योंकि एक तो वो जो खाने का टेस्ट है उसको भी कम करते हैं, साथ ही साथ आपकी जो भूमि की उर्वरता है उसे भी ख़त्म करते हैं और आपके अंदर जो जरूरी तत्वों की आवश्यकता होती है उसे भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, वो जो अन्य रासायनिक उर्वरकों द्वारा बढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, विधानसभा में कुल सीटें हैं 231, राज्यसभा में कुल सीटें 11,
लोकसभा में कुल सीटें 29। मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भारत के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और पूरे विश्व में जो सबसे अधिक बाघ है लगभग 70 से 75% वो भारत में ही पाए जाते हैं। 2000 से पहले तक जो मध्य प्रदेश था वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, लेकिन राजस्थान का जो अधिकतर एरिया है वो थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए संसद भवन के निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? तो अभी हाल ही में भारत के नए संसद भवन के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है टाटा कंपनी को। यह पुराना संसद भवन है और ये राजपथ पर ऐसा बताया गया कि 3 किलोमीटर में दोनों साइड में इस तरह से कुछ बनेगा ये, और इसकी जिम्मेदारी दी गई है टाटा कंपनी को। अब वर्तमान संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं। तो इस भवन का जो वर्तमान में संसद भवन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। इसकी शुरुआत तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को की थी। 92 साल पहले यानी भारतीय गुलामी के दौर में जब यह भवन बनकर तैयार हुआ था तब इसकी लागत कुल 83 लाख रुपए आई थी, लेकिन अब नई बिल्डिंग बनाने से कितने 100 करोड़ का खर्च आएगा यह तो अभी तय नहीं हुआ है। इसका डिजाइन पुराने वाले संसद भवन का ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने और हर्बर्ट बेकर ने किया था। इसके जो आर्किटेक्ट है वो भले ही विदेशी थे, लेकिन जो निर्माण में सामग्री लगी थी और उससे बनाने वाले जो श्रमिक थे वो भारतीय थे। मतलब उसका आर्किटेक्चर जो तैयार हुआ था, पूरा का पूरा नक्शा जो तैयार हुआ था वो विदेश में तैयार हुआ था, विदेशियों ने तैयार किया था, लेकिन जो सामान लगा और जो श्रमिक थे वो भारतीय थे। अब टाटा ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1868 को। संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रमुख है नटराजन चंद्रशेखरन। इसके उत्पाद है कुछ स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, होटल्स इत्यादि। और टाटा ग्रुप का बिजनेस लगभग 160 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। और टाटा ग्रुप अपनी चैरिटी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अपने कुल रेवेन्यू का ये 66% लगभग चैरिटी में दान कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैश के लेन देन संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए कैश ट्रांजैक्शन के दौरान OTP सुविधा की शुरुआत की। अर्थात पहले क्या होता था कि आपको 10,000 से ज़्यादा कैश निकालने पर OTP की ज़रूरत पड़ती थी SBI में, लेकिन अब कोई सा भी आप कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे तो सारे ट्रांजैक्शन में एक OTP आपके मोबाइल में आएगा। वो OTP आप फीड करेंगे उसमें ATM में, तब जाके आपका जो कैश है वो निकल पाएगा। तो यह ग्राहकों की सुविधा के लिए और उनके साथ फ्रॉड ना हो, इन सब को देखते हुए ऐसा SBI ने किया है। इसका आंसर है SBI। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर SBI ATM से आप 10,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। इसके बाद ही निकासी संभव हो पाएगी। ATM फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 24 घंटे के लिए 24/7 OTP आधारित सेवा की शुरुआत की है। जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम केवल SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स पर ही लागू होगा। मतलब केवल SBI के जो डेबिट कार्ड होल्डर हैं उन पर ही लागू होगा। वर्तमान नियम के मुताबिक OTP प्रक्रिया 8 बजे रात से 8 बजे सुबह के बीच लागू होती है, अभी जो चल रही है। लेकिन अब से क्या होगा, ये 24 घंटे हो जाएगा। इसमें अमाउंट इंटर करने पर OTP स्क्रीन खुल जाती है और वहां आपको अपने मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP फीड करना होता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ट्रांजैक्शन हो पाता है। तो अब तक ये केवल रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था, लेकिन अब इसे 24 घंटे के लिए कर दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गिलगिट एवं बाल्टिस्तान ने UNHRC में भारत में शामिल होने की मांग की। फिलहाल वे किस देश के कब्जे में हैं? तो अब फिलहाल गिलगिट और बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन उन्होंने अभी UNHRC में भारत में शामिल होने की मांग की है। यहाँ पे जो UNHRC टर्म आया है इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल।
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ लगातार संघर्ष करने वाले अहमद अयूब मिर्ज़ा ने गिलगिट बाल्टिस्तान के पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को भारत में विलय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मांग उठाई है और वे लद्दाख में इसका विलय चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।